लास्ट सेशन में हमने देखा था कि सोशल प्रोजेक्ट और रिसर्च पेपर क्या है, कैसे रेलिवेंट है। सोशल प्रोजेक्ट हमने कवर किया था। अब नेक्स्ट हम कवर कर रहे थे रिसर्च प्रोजेक्ट का। तो रिसर्च प्रोजेक्ट लिखते वक्त कुछ चैलेंजेस आते हैं। हमने लास्ट टाइम बात की थी अंडरस्टैंडिंग एकेडमिक राइटिंग की और प्रोक्रेस्टिनेशन की। उसके अलावा और क्या चैलेंजेस आते हैं? स्कोप एंड डेप्थ। So striking the right balance between breadth and depth of research can be challenging. So क्या होता है कि जब हम रिसर्च लिखते हैं तो हम ये एरिया आइडेंटिफाई नहीं करते कि उसका डेप्थ कितनी होनी चाहिए, या फिर उस रिसर्च के अंदर हमारे को कौन से एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं, कौन से एलिमेंट को छोड़ना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि साइटेशंस और रेफरेंसेस क्या होते हैं और उनको किस तरह से यूज़ करना है, ये हम ध्यान नहीं देते हैं। जैसे हमारे पास होती है APA, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन बेस्ड साइटेशन, जिसमें हमें APA के रूल्स होते हैं। APA के रूल्स होते हैं आपके कि लिटरेचर रिव्यू किस तरह से लिखा जाएगा, सीक्वेंसिंग क्या होगी, रेफरेंसेस किस तरह से लिखा जाएगा, सीक्वेंसेस क्या होंगी, इंट्रोडक्शन कितना बड़ा होना चाहिए, और उसके बाद जो फॉन्ट स्टाइल हमारा क्या होगा, फॉन्ट का साइज़ क्या होगा, ये सारी जो डिटेल्स हैं, ये अगर हम इन पे ध्यान नहीं देंगे देन वी विड फॉल्टर ऑन मेनी एरियाज। सो इसीलिए साइटेशन इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज प्लेगरिज्म अवेयरनेस। So students may unintentionally plagiarize if they don't fully understand how to paraphrase or cite resources properly. कई बार ऐसा होता है कि रिसर्च पेपर जब एक एनालिस्ट देखता है या एक गाइड देखता है, सो वो हमेशा ये प्रॉब्लम फेस करता है कि स्टूडेंट्स को प्लेगियरिज्म का मेन मीनिंग नहीं पता है। प्लेगियरिज्म का मेन इंपॉर्टेंट रेलेवेंस क्या होता है कि जब आप एक रिसर्च पेपर लिखते हैं, सो यू आर ओनिंग द रिसर्च पेपर। आप उस रिसर्च पेपर को अपनी एक आइडेंटिटी देते हैं। सो जब हम एक अपनी आइडेंटिटी देते हैं तो जिस रिसोर्स से हमने उस कॉन्सेप्ट को, आइडिया को या डेटा को लिया है, देन वी नीड टू बी एक्नॉलेजिंग दैट पर्सन। इसका मतलब हमारे को उनको एक एक्नॉलेजमेंट देनी है, उनको एक रिकॉग्निशन देनी है, और वो एक दूसरे की एक कॉन्सेप्ट है या प्रॉपर्टी है या आइडिया है, उसको अगर हम ले रहे हैं तो देन हमारे को अपनी लैंग्वेज में लिखना है। तो अगर हम ये कर रहे हैं देन वी आर मेकिंग इट एज आवर ओन यूनिक आइडेंटिटी। Then feedback and revision. Teachers may face challenges in providing timely and constructive feedback on research paper, while students may find it challenging to incorporate feedback effectively into revisions. So होता क्या है, जब रिसर्च पेपर अच्छे जर्नल्स में हम सबमिट करते हैं देन उसका रिव्यू आने में भी टाइम लग जाता है। इसीलिए टाइम एंड अगेन व्हाट वी से कि आपको अपना रिसर्च पेपर टाइम लेके लिखना चाहिए। इनफैक्ट जब भी आपको अप्लाई करना है किसी एप्लीकेशन के लिए या किसी भी अपने प्रोफाइल के लिए इम्प्रूवमेंट लानी है, तो रिसर्च पेपर बहुत जल्दी आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, सो दैट जब आपका रिसर्च पेपर में कुछ फ्लॉ हो या फॉल्ट हो और जब आपके पास रिवीजन के लिए आए देन अगेन आप उसके ऊपर टाइम लगा सकें, एंड यू हैव इनफ टाइम विद यू टू कम अप विद द राइट एंड करेक्टेड वंस। देन चैलेंजेस की ही सीक्वेंस में two more challenges: language proficiency and technical challenges. So for non-native English speakers, language proficiency can be a significant challenge in both understanding the research material as well as producing a good paper. In technical challenges, technical issues like softwares, computers or access to online resources can then disrupt the research writing process. So क्या होता है language proficiency? मतलब अगर इंग्लिश आपकी मेन लैंग्वेज नहीं है तो आपको जो आप पेपर लिख रहे हैं आपको उसमें ये देखना चाहिए कि एक बार जब आप लिख चुके हैं देन आप किसी और को पेपर दें रिव्यू करने के लिए, देखने के लिए, सो दैट आपके लैंग्वेज इश्यूज ना हो आपके पेपर के अंदर। नेक्स्ट इज टेक्निकल चैलेंजेस, यानी कि कंप्यूटर रिलेटेड अगर आपको सॉफ्टवेयर नहीं आता है, एक्सेल के फार्मूलाज नहीं आते हैं या एक्सेल में इस चीज़ को लिखना नहीं आता है, प्लस वर्ड जो फाइल होती है उसके इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट के जस्टिफाई कैसे करते हैं, अलाइनमेंट कैसे करते हैं, या शॉर्टकट्स क्या हैं बोल्ड के, अंडरलाइन के और पैराग्राफ चेंजेस के,
वो आपको सीखने ज़रूरी हैं। देन रिसर्च टॉपिक चूज़ करने के लिए स्ट्रैटेजीज़ क्या होती हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम व्हेन आई इंटरेक्ट विद स्टूडेंट हमें ये पता चलता है कि टॉपिक चूज़ करना एक डिफ़िकल्ट इशू है, ये एक कॉन्फ्लिक्टिंग टास्क है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे इंटरेस्ट का जो टॉपिक है वो ज़रूरी नहीं है कि मेरे सब्जेक्ट एरिया से रिलेटेड हो। फाइन, अब इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या सजेशन इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं। फर्स्ट इज पैशन एंड इंटरेस्ट, एंड सेकेंड is relevance. So your enthusiasm will sustain your motivation throughout the research process only if it is related to your passion. Second thing is relevance of the project. What is the relevance of the field of study, career goals or the broader community? Research that addresses current issues or gaps in knowledge tend to be more impactful. कहने का मतलब ये है कि अगर आपका सब्जेक्ट आपके पैशन और इंटरेस्ट का है देन आप उसको परसू कर पाएंगे और इसी तरह से आप एक अच्छा टॉपिक ले पाएंगे। सेकेंड इज रेलेवेंस, जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं वो एक कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए है या आपके करियर गोल्स को फोकस कर रही है या आपको ब्रॉडर कम्युनिटी को हेल्प कर रही है। लाइक इफ योर रिसर्च टॉपिक इज द इफेक्ट ऑफ कंप्यूटर्स इन द लाइफ ऑफ रूरल पीपल इन इंडिया, तो वो क्या कर रही है, आपको एक सोशली रेलिवेंट टॉपिक दे रही है। नेक्स्ट, वेन एवर यू आर डूइंग अ रिसर्च यू नीड टू फोकस ऑन वेदर द रिसर्च टॉपिक इज नैरो और ब्रॉड। नाउ यू डिसाइड वेदर यू वांट टू फोकस ऑन अ स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ अ ब्रॉडर टॉपिक और एक्सप्लोर अ मोर जनरल इशू। देन preliminary research, to conduct a preliminary research to get a sense of what has already been done. दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, जो टेक्निक्स हैं, कि पहली बात यह है कि आप जब भी एक रिसर्च कंडक्ट करते हैं या एक टॉपिक आप फॉर्मुलेट करते हैं या बनाते हैं रिसर्च के लिए, तो आप एक स्मॉल स्केल स्टडी कंडक्ट कर लीजिए। आसपास के नोन लोगों में एक गूगल फॉर्म बना के क्रिएट कर लीजिए और वो सबके साथ शेयर कर दीजिए और उसका जो आपके पास रिजल्ट वापस आता है उसके बेसिस पे आप अपने टॉपिक को फॉर्मुलेट कीजिए। सपोज you want to know what is the effect of pollution on the life of non-working mothers. So हम क्या कर रहे हैं, पोल्यूशन का इफेक्ट देख रहे हैं नॉन वर्किंग मदर्स की लाइफ पे। सो हमने क्या कर रखा है, ये एक नैरो टॉपिक है जो सिर्फ नॉन वर्किंग मदर्स जो कि घर के अंदर रहती हैं उनके ऊपर पोल्यूशन का क्या असर है, वो एक शॉर्ट एरिया को हम देख रहे हैं। उसके लिए हमने 5 नॉन वर्किंग मदर्स को एक गूगल फॉर्म दिया और देखा कि पोल्यूशन से आपको क्या असर पड़ रहा है। वहाँ से अगर जो हमारे को रेलिवेंट एरिया मिला उसके बेसिस पे हमने एक रिसर्च टॉपिक बनाया। नेक्स्ट, यू नीड टू डिस्कस विद योर एडवाइजर्स एंड पीयर्स। सेकेंड थिंग इज यू नीड टू कंसिडर द फीजिबिलिटी ऑफ द रिसर्च। जैसे कि हम देखते हैं कि जब हम एक टॉपिक लेते हैं तो कोई एक एडवाइज़र होना चाहिए, कोई एक प्रोफेसर होना चाहिए, कोई एक रिसर्चर होना चाहिए या एक रिसर्च स्कॉलर होना चाहिए जिसके टच में हम हों और उनसे अगर हम डिस्कस करें कि ये हमारा टॉपिक है, देन वो हमारे को गाइड कर सकते हैं कि ये इस रिसर्च को कंडक्ट करने में हमारे को क्या प्रॉब्लम आ सकती है। सिंपली हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें एक ग्रुप थिंक अगर आप करें, बहुत सारे लोगों का अगर उसके अंदर थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व होगा, सो आप एक प्रैक्टिकली फीजिबल रिसर्च प्रोजेक्ट कर पाएंगे। देन बात यह है कि व्हाट इज द ओरिजिनलिटी ऑफ योर रिसर्च। नाउ डज दिस टॉपिक ऑफ योर्स हेल्प यू टू कंट्रीब्यूट समथिंग यूनिक टू द सोसाइटी और टू द सब्जेक्ट, दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। नेक्स्ट इज ethical considerations. Now if you are focusing on some ethically relevant issues or some ethical issues, then you have to be specifically careful not to hurt the sentiments of a society or a community. Practical applications क्या है, आपकी जो रिसर्च टॉपिक है क्या प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है वर्ल्ड वाइड में या फिर स्मॉल एरिया में भी, क्या उसकी फिजिबिलिटी है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। देन स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी यानी कि आपकी रिसर्च को हम किस लेवल तक अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपकी रिसर्च वैलिड है, क्या आपकी रिसर्च रिलायबल है, ये भी बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है।
वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को समझने के लिए सिंपल सा एग्जांपल मैं दूंगा कि जैसे हम बात करते हैं शू साइज और आईक्यू का। सो क्या आपकी शू साइज आपकी आईक्यू पे कुछ असर डालता है या नहीं? सो हम ये कहेंगे ये रिसर्च वैलिड नहीं है, बिकॉज ये अपेरेंटली हमारे को समझ में आ रही है कि रिसर्च का कोई बेसिस नहीं है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि आपकी जो रिसर्च, मान लीजिए आपने एक ब्रॉडर टॉपिक पे रिसर्च की है, वो अगर आपने यहाँ इंडिया में की है, सो वही रिसर्च अनलेस वो सोशल इशू पे रिलेटेड ना हो, और अगर वो साइंटिफिक रिसर्च है तो दी साइंटिफिक रिसर्च शुड बी एप्लीकेबल नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। मान लीजिए हम कनाडा चले जाते हैं, तो आपने जो फिजिक्स की लाइट पे जो रिसर्च की है, या वेट पे कोई रिसर्च की है, या कंप्यूटर साइंस पे कोई रिसर्च की है, वो हर कंट्री के अंदर एप्लीकेबल होनी चाहिए। सो इसीलिए हम कहते हैं वैलिडिटी, रिलायबिलिटी आपके रिसर्च की बहुत ज़रूरी है। देन इम्पॉर्टेंट थिंग इज, अगर आप इमर्जिंग इश्यूज को लेते हैं, यानी कि जो अभी सिचुएशन है, जैसे अभी पोल्यूशन का एक मेजर इशू आता जा रहा है, तो पोल्यूशन के इशू को अगर आप लेते हैं, देन आपको रेलिवेंट और रीसेंट डेटा मिलेंगे। अगर आप एक पुरानी इशू पे रिसर्च करते हैं तो आपको डेटा रीसेंट नहीं मिलेंगे, और रीसेंट डेटा अगर आपके पास लिटरेचर रिव्यू के लिए हैं, देन वो बहुत मदद करता है आपको रिसर्च करने के लिए। देन उसके बाद आपकी अगर रिसर्च इंटरडिसिप्लिनरी है, जैसे कि हमने पहले बात की थी फिजिक्स और म्यूज़िक को लेके, या मैथमेटिक्स और म्यूज़िक को लेके, सो ये अलग अलग डिसिप्लिन्स को आपस में जोड़ रही हैं, एंड इट इज़ अ यूनिक रिसर्च। फिर ये सब देखने के बाद कि रिसर्च पेपर क्या होते हैं, कौन से एसेंशियल इंग्रेडिएंट होते हैं, अब हम फोकस करेंगे कि आप अपने पेपर को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। तो ऑर्गेनाइज में हमने बहुत डिटेल्ड फॉर्म में बात की थी कि रिसर्च टॉपिक आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कैसे एक अच्छा टॉपिक सेलेक्ट करते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग में यही एक पैटर्न आता है। पहले हमने आइडेंटिफाई किया रिसर्च टॉपिक, प्रॉब्लम एरिया आइडेंटिफाई किया, टॉपिक देखा, उसके बाद एक छोटी सी स्टडी कंडक्ट की जिसमें हमने देखा कि क्या ये सोशली रेलिवेंट है एंड पीपल विलिंग टू आंसर टू दोज क्वेश्चंस। फिर उसके बाद हमने रिसर्च क्वेश्चंस बनाए उसी प्राइमरी रिसर्च के बेसिस पे, या एक हाइपोथेसिस फॉर्म की। जैसे कि फॉर एग्जांपल, सपोज यू आर अ गुड कुक, फाइन, एंड यू कंसिडर योरसेल्फ एज इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन आल्सो, सो योर रिसर्च कैन बी दैट आर इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल गुड कुक्स और नॉट। ऐसे ही जैसे कि अगर आप ये समझते हैं कि आप केमिस्ट्री में अगर मान लीजिए अच्छे हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, तो और आपका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में भी है, तो आप ये देख सकते हैं कि स्पोर्ट्समैन जो हैं उनको जो फूड खाना चाहिए उसकी पीएच क्या होने चाहिए। सो व्हाट कैन बी द ऑप्टिमम लेवल ऑफ फूड टू बी टेकन बाय स्पोर्ट्समैन टू हैव अ बेटर परफॉर्मेंस। सो आपने केमिस्ट्री और स्पोर्ट्स को आपस में मिला दिया। देन उसके बाद एक रिसर्च प्लान बनाया आपने कि मेरी रिसर्च के सैंपल साइज कितना होगा। मैं 100 लोगों पर रिसर्च करूंगा, मैं 1000 लोगों पर रिसर्च करूंगा, मैं 500 लोगों पर रिसर्च करूंगा, तो मेरा सैंपल कितना बड़ा होना चाहिए जिससे कि मेरी रिसर्च रेलिवेंट लगे और रेलिवेंट हो भी। देन उसके बाद आप जो पुराने लिटरेचर हुए हैं, जो पुरानी स्टडीज इस पे हुई हैं, आप ही के टॉपिक से रिलेटेड मिलते जुलते पार्ट को आप उसके ऊपर उसको जाके देखें और देखें कि कहाँ कहाँ एरिया ऐसे थे जहाँ पर वो रिसर्च में कुछ लैकिंग था, प्लस उस रिव्यू ऑफ लिटरेचर से आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है, ये आपका रिलेवेंट एरिया कौन सा कवर हुआ है। देन यू डिज़ाइन योर रिसर्च, मतलब कि टूल्स कौन से यूज़ करेंगे, सैंपल कितने होंगे, क्वेश्चंस क्या क्या होंगे। उसके बाद आप डेटा कलेक्ट करेंगे, उसके बाद डेटा को एनालाइज करेंगे, देन फाइंडिंग्स को इंटरप्रेट करेंगे और अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे उसके बेसिस पे। देन जब लास्ट में हम क्या करते हैं, अपने रिसर्च पेपर के अंदर हम रिकमेंडेशंस देते हैं कि मान लीजिए हमने देखा कि गुड हाईली इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल, दे आर गुड कुक्स,
तो हमने देखा कि फ्यूचर रिकमेंडेशन क्या होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि इमोशनल इंटेलिजेंस लोगों की बढ़े, या जो इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल हैं उनको अच्छा खाना बनाने का मौका दिया जाए। दिस इज़ फॉर एन एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, जिसके अंदर हम बता सकते हैं कि वी आवर पेपर इज़ गिविंग रिकमेंडेशंस। देन उसके बाद जब आप रिसर्च पेपर लिखने लगते हैं, देन आपको उस फॉर्मेट को फॉलो करना है। देन रिसर्च पेपर पब्लिश कहाँ करना है, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए, 2 टाइप के जर्नल हैं, वो जर्नल होती है हमारे पास, एक नेशनल लेवल की, एक इंटरनेशनल लेवल की। फिर हर टॉपिक के लिए एक स्पेसिफाइड जर्नल है, लाइक जर्नल ऑफ साइंस इज डिफरेंट, जर्नल फॉर मैथमेटिक्स इज डिफरेंट, जर्नल फॉर स्पोर्ट्स इज डिफरेंट, जर्नल फॉर साइकोलॉजी इज डिफरेंट। या तो आप मल्टी डिसिप्लिनरी जर्नल्स के अंदर अपने रिसर्च सबमिट कर सकते हैं, या तो स्पेसिफिक जर्नल्स, लाइक यानी जी एक जर्नल है इकोनॉमिक्स, जिसमें आप इकोनॉमिक्स और कम्युनिकेशन के पेपर सबमिट कर सकते हैं। ऐसे ही मैथमेटिक्स की एक जर्नल अलग है। देन बिजनेस रिव्यू एक जर्नल्स अलग आते हैं। सो यू हैव टू सी कि आपको वहाँ पर किस में पब्लिश करना है, प्लस उनकी रेटिंग और रैंकिंग क्या है, प्लस उनका एक्सेप्टेंस रेट कितना है, प्लस कितना टाइम वो जर्नल लेती हैं आपके पेपर को रिव्यू करने के लिए, यानी कि आपको रिस्पॉन्स कितने दिन में आएगा। देन उसके बाद एक्नॉलेजमेंट एंड साइटेशन, जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिडर इथिकल कंसिडरेशंस आर इम्पॉर्टेंट। देन नेक्स्ट चीज़ जो है, जो कि अक्सर हम मिस कर जाते हैं, वी फॉरगेट टू शेयर आवर पब्लिश पेपर इन आवर प्रोफाइल, इन आवर लिंक्डइन प्लेटफॉर्म एंड इन आवर वेबसाइट ऑल्सो। सो साइटेशंस भी अब हमारे को ध्यान रखना है कि जिस भी रिसर्च जर्नल के अंदर हम सबमिट कर रहे हैं उनकी रिकमेंडेशंस क्या हैं। सपोज मैक्सिमम जर्नल्स जो हैं वो एपी, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने जो हमारे को फॉर्मेट दिया है उसको फॉलो करते हैं कि उसके अकॉर्डिंगली ही आपका पेपर बना होना चाहिए। कुछ जर्नल्स हैं जो एमएलए फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, ये आपको देखना जरूरी है। दूसरा, शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल्स भी है एक, उसको भी बहुत सारी जर्नल्स फॉलो करते हैं। सो इट डिफरेंस समटाइम्स इट डिफर्स फ्रॉम डोमेन टू डोमेन एंड टॉपिक टू टॉपिक। सपोज एक मैनेजमेंट वाली जर्नल है, उसका एक जो स्टाइलिंग होगा वो अलग हो सकता है, साइकोलॉजी वाली का स्टाइलिंग अलग हो सकता है, इकोनॉमिक्स वाली जर्नल का अलग हो सकता है। दैट यू नीड टू फोकस अपॉन। फिर हम बात करते हैं जर्नल्स की। तो जर्नल्स के अंदर, जैसा कि पहले हमने बताया, आपको उसका स्कोपस इंडेक्स जर्नल है या नहीं वो देखना है। इफ़ यू आर एमिंग टू राइट अ गुड प्राइमरी रिसर्च पेपर। अब प्राइमरी रिसर्च पेपर क्या होता है कि जिसमें आपने एक इनिशियल स्टडी कंडक्ट की हो, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्वांटिटेटिव होता है। अब क्वांटिटेटिव का मतलब ये है कि हमने एक नंबर सेट किया है, या हमारे को एक नंबर के फॉर्म में, एक स्कोर के फॉर्म में रिजल्ट चाहिए। सपोज हमने ये देखना है कि अगर इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल अच्छे कुक होते हैं, तो हमें ये चाहिए कि आउट ऑफ 100 कितने ऐसे लोग हैं, मान लीजिए 60 है, 70 है, 50 है, एग्जैक्ट नंबर्स क्या हैं, और उनकी आईक्यू के लेवल और उनकी कुकिंग के ऊपर जो रेटिंग्स आई हैं, या कोई असेसमेंट है, या कोई जज है जिसने उनकी कुकिंग की वैल्यू देखी है, तो उन्होंने नंबर्स कितने दिए या रेटिंग्स कितने दिए और कितने पैरामीटर्स यूज हुए हैं। सो ये हुई हमारी एक प्राइमरी रिसर्च जर्नल। उसके बाद होती है सेकेंडरी रिसर्च जर्नल्स, जिसको हम यूजुअली कहते हैं रिव्यू जर्नल्स। तो रिव्यू रिसर्च पेपर जो होते हैं वो पिछली जितनी भी स्टडीज़ जो कंडक्ट की गई हैं, जो पुरानी लिटरेचर में जो स्टडीज़ कंडक्ट की गई थी, जो अभी रिसेंटली स्टडीज़ भी हुई हैं, उनका एक एनालिसिस और उनका एक फ्लो देखते हैं कि जो हाइपोथेसिस एक रिसर्चर ने रखी है, मान लीजिए जो उस पहली हाइपोथेसिस में हम जाते हैं जिसमें हम कहते हैं अच्छे इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल अच्छे कुक्स होते हैं। अगर हम इस हाइपोथेसिस को लेके चलें तो हम देखेंगे कि लास्ट 5 ईयर्स में, पिछले 5 साल 6 साल के अंदर ऐसे कितने स्टडीज़ हैं, और उस स्टडीज़ में से कितने लोगों ने ये इस्टेब्लिश किया है कि इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल आर गुड कुक्स, और कितने नंबर हैं और कहाँ कहाँ स्टडी हुई है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आपकी स्टडी जो है वो कल्चर बेस्ड है या कल्चर फ्री है। यानी कि
अगर आपकी स्टडी एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ कल्चर में ही हो सकती है, यानी कि अगर आपका टॉपिक है द फूड ईटिंग हैबिट्स ऑफ पीपल इन फ्रांस, सो वो क्या है, फ्रांस के कल्चर पे ही फोकस्ड है, उस रीजन पे ही फोकस है, आप उसको जनरलाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको, दीज आर कॉल्ड कल्चर बेस्ड स्टडीज। उसके अलावा होता है कल्चर फ्री स्टडीज। कल्चर फ्री स्टडीज हो गई कि इफेक्ट ऑफ पर्टिकुलर काइंड ऑफ फूड, यानी कि आप अगर देख लीजिए एसिडिक फूड अगर आप लेते हैं, सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ द पीपल टेकिंग एसिडिक फूड इन देयर डाइट्स। सो ये आपकी हाइपोथेसिस जो है ये कल्चर फ्री है, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड बॉडी की फिजियोलॉजी ऑलमोस्ट सेम है। सो यू कैन से कि आपकी जो स्टडी थी वो कल्चर फ्री स्टडी थी। फिर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जब हम बात आ जाती है रिसर्च पेपर की, तो कहीं ना कहीं एक बात उठती है प्लेगरिज्म का। अब जब भी हम एक रिव्यू लिटरेचर करते हैं तो यूजुअली व्हाट वी डू इज कि हम उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बट हम ये नहीं देखते कि वो जो लिटरेचर रिव्यू जिस बारे में बात कर रहा है वो अपने स्पेसिफिक डोमेन या एरिया के बारे में बात कर रहा है। हो सकता है उसके अंदर कुछ अलग एरियाज हों, कुछ अलग इश्यूज हों। तो अब जब भी हम एक लिटरेचर रिव्यू को उठाते हैं तो हम ये देखते हैं कि उस लिटरेचर ने बात की है उस संदर्भ में, उस कॉन्टेक्स्ट में, या उस स्पेस और टाइम में। मान लीजिए एक स्टडी कंडक्ट हुई है चाइना में, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स अलग हो सकते हैं, या उनकी एक थॉट प्रोसेस अलग हो सकता है, या उनके बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, नीड फॉर द स्टडी अलग हो सकती है। सो कोई भी लिटरेचर को एज इट इज हम उठा के नहीं डाल सकते, बिकॉज देन इट विल क्रिएट कन्फ्लिक्ट्स ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज एंड मीनिंग्स। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ अक्सर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं वो है प्रूफ रीडिंग का। सो वंस यू हैव डन अ पेपर, इट इज़ ऑलवेज गुड टू गिव द पेपर टू समवन एल्स फॉर प्रूफ रीडिंग, क्योंकि अगर हम अपने पेपर को हम देखेंगे तो व्हाट वी टेंड टू डू इज वी टेंड टू इग्नोर द स्मॉलर मिस्टेक्स। अगर हम अपना पेपर देखेंगे तो हम ये सोचते हैं कि आई थिंक इतना थोड़ा बहुत लेवल तो चल जाएगा, या ये अकॉर्डिंगली, ये मेरे अकॉर्डिंगली सही है, हो सकता है वो सही होगा। और कई बार वी डिपेंड सो मच ऑन टेक्नोलॉजी, हम सोचते हैं कि नहीं यहाँ पर गूगल फॉर्मेट में या गूगल रीडर में या ग्रामरली में एडिट हो गया है तो आई थिंक वो सही होगा। बट होता कई बार ये है कि कुछ चीज़ें टेक्नोलॉजी भी इग्नोर कर जाती है। तो ये हमेशा अच्छा रहता है कि आप प्रूफ रीडिंग के लिए अपने पेपर को दें रिव्यूअर को सबमिट करने से पहले, क्योंकि अगर रिव्यूअर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स या फिर अलाइनमेंट या आपके एपीए स्टाइल को फोकस करेगा तो आपका मेन पेपर पे फोकस नहीं कर पाएगा। सो इसीलिए स्ट्रेट अवे आपके पेपर्स को रिजेक्ट होने का चांसेस बढ़ जाता है। सो अगर आप उसको एक प्रूफ रीडेड पेपर देंगे रिव्यूअर को, तो वो हमेशा ही अच्छा रहता है, क्योंकि ये आप जहाँ अगर अच्छे से जर्नल सबमिट करते हैं वहाँ पर वो डबल ब्लाइंड पेपर भी होते हैं। तो डबल ब्लाइंड पेपर में क्या है कि जो रिव्यूअर्स हैं उनको भी आपस में पता नहीं है कि और उनका पेपर और कौन रिव्यू कर रहा है, या वो सेम पेपर के रिव्यू पैनल में कितने लोग हैं। सो पॉइंट इज एज अ गुड रिसर्चर हमें हमेशा से ही प्रिपेयर्ड रहना चाहिए और तैयार रहना चाहिए उस चीज़ के लिए। फिर बात होती है टूल्स एंड रिसोर्सेज की। देखिए गूगल स्कॉलर एक बहुत अच्छा रिसोर्स टूल है जिसमें आप जाके किसी भी टॉपिक में, आप इकोनॉमिक्स ले लीजिए, पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए, कंप्यूटर साइंस ले लीजिए, या ज्योग्राफी ले लीजिए, साइकोलॉजी ले लीजिए, या मैथमेटिक्स ले लीजिए, सब टॉपिक्स के अंदर जो कवर होते हैं वो सारे एरियाज कवर्ड होते हैं। देन एसे फॉरेस्ट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड साइट जहाँ आप जाके अपने रिसर्च पेपर को या एसेस को या टॉपिक्स को आप देख सकते हैं। देन पेपर HR is another good site for that one. Then OWL is another good site. Then Turnitin is a very good tool जिसमें आप अपने पेपर को डाल के देख सकते हैं कि उसके अंदर कितना % प्लेगरिज्म है या कितना नहीं है। एकेडमिक इंडेक्स एक और इम्पोर्टेंट साइट है जिसके अंदर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या इम्पोर्टेंट एरियाज कवर हो रहे हैं। सो ओवरऑल
ये हमारे को फोकस करना चाहिए है कि जो भी हम रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, हालांकि देखिए दोनों टॉपिक रिलेटेड हैं, योर सोशल प्रोजेक्ट, योर रिसर्च टॉपिक। तो अगर वो एरिया दोनों, आप सोशल प्रोजेक्ट जो कर रहे हैं आप उसी पे अगर अपना रिसर्च पेपर बेस करते हैं तो आपको एक कंटिन्यूटी मिल जाती है, प्लस आपको एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ता। थर्ड इज आपका हमेशा इंटरेस्ट रहता है उस सोशल प्रोजेक्ट पे बेस्ड रिसर्च टॉपिक करने का। तो इस तरह से आप अपना का काम भी सिंप्लीफाई हो जाता है उस रिसर्च पेपर को लिखने का। और सबसे इम्पोर्टेंट मैटर ये है कि जब भी हम एक रिसर्च पेपर सबमिट करते हैं किसी भी जर्नल्स में, और जब वो पेपर एक्सेप्ट हो जाता है, तो हमारे पास एक यूनिक आइडेंटिटी बन जाती है कि दैट वी आर लाइक नॉट ओनली फोकसिंग एज अ स्टूडेंट, बल्कि हम उस टॉपिक और फोकस पे एक क्लियर कट ऑब्जेक्टिव के साथ जा रहे हैं, एंड देन वी आर प्रेजेंटिंग द सेम थिंग इन आवर प्रोफाइल, एंड देन इट शोज दैट वी आर रियली एक्टिव एंड वी आर वर्किंग ऑन अ रिसर्च बेस्ड आइडियोलॉजी। सो इसीलिए जो भी आप करें, डू इट विथ कमिटमेंट and do connect with good research scholars, do connect with professors so that they can help you out in finding the real thing. Thank you.